बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने की वजह क्या है, क्यों हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं इतना। तो हम प्रिमिटिव ज़माने की बात कर लेते हैं, पास्ट की बात कर लेते हैं। तो पास्ट में क्या था कि लोग सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस किया करते थे जितना वो खुद खाया करते थे, हंटिंग किया करते थे, गैदरिंग किया करते थे। उनके पास स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। हाँ, कुछ इलाकों में ऐसा था कि लोग ड्राइंग कर लेते थे, सन ड्राइंग, या फिर जो पोलर रीजन्स में रहने वाले लोग थे वो फ्रीजिंग कर लेते थे। तो इस तरीके से जस्ट फ्यू पीपल जो थे वो स्टोर कर लेते थे अपनी खुराक को। लेकिन जो एक आम आदमी था, जो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स का आदमी था, उसके लिए फूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अवेलेबल नहीं होती थी। क्यों अवेलेबल नहीं होती थी? सीजनल वेरिएबिलिटी के साथ। सीजनल वेरिएबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी सोसाइटी के डाइट पैटर्न के ऊपर। उसकी डाइट पैटर्न के साथ साथ उसके जो है हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के साथ साथ उसकी जो अडेप्टेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, मुतासर करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है कि इसने बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया है, ऐसी टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की हैं जिससे आज हम महीनों क्या सालों तक खुराक को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्गर एंड शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। आज भी वेस्टेज है, लेकिन वो वेस्टेज इतना अकाउंटेबल नहीं है। लेकिन उस काउंट जो थोड़ा वेस्टेज है उसको फिर मॉनिटर किया जा रहा है कि उसको कंट्रोल किया जाए, इस वेस्ट को। जो हमारा स्ट्रीट वेंडेड वेजिटेबल्स हैं, जो हमारी ओपन मार्केट वेजिटेबल्स हैं, तो वहाँ पे फ्रूट हैं, तो ये ख़राब ना हो। किसी न किसी तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाए कि वो ख़राब ना हो। अब ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी के ऊपर फूड टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत अहम किरदार अदा किया है उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने में। अब हम पहले भी बात करते रहे हैं, जो पूरी दुनिया में अगर हम बात करें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो सबसे बड़ा फील्ड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेशो है। सिर्फ पाकिस्तान में जो है फर्स्ट नंबर पे टेक्सटाइल है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और ज़्यादा फोकस यहाँ पे टेक्सटाइल का ही रहा है। कॉटन बेल्ट्स डिफरेंट हैं, कॉटन जोन्स हैं, तो इसकी वजह से टेक्सटाइल पे ज़्यादा फोकस रहा है। अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री को ग्रो करवाया। इसने एग्रीकल्चर को सब्सिस्टेंस फार्मिंग से इंडस्ट्रियल फार्मिंग तक। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? जो प्रीवियस लोग अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करते थे, साल में 2 क्रॉप्स, कॉटन बीट, तो इस तरीके से जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसको एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल फार्मिंग के अंदर। इंडस्ट्रियल फार्मिंग में हमारे पास क्या है, वीट तो है, साथ में वेजिटेबल्स हैं, साथ में मेज़ है, ठीक है ना, कॉर्न वगैरह लगाई जाती है। एम्प्लॉइंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, जिसमें क्या किया जाता है, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। आप देखते हैं खाने पीने की जितनी अशिया होती हैं उनकी कितनी वैरायटी होती है। अब पहले ज़माने में किसान सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस किया करता था, अब किसान क्या करता है, फॉर सेल प्रोड्यूस करता है, अपने साथ साथ फॉर सेल प्रोड्यूस करता है। फॉरेन एक्सचेंज मनी अर्न करने के लिए फार्मर से प्रोड्यूस करते हैं। लोकल एक्सचेंज हासिल करने के लिए क्या करते हैं, फार्मर प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से वो बेनिफिट हासिल करते हैं फॉर डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कंट्रीज। जो भी एक्स्ट्रा हार्वेस्ट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रेड कर दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है, या वेस्टेड कर दिया जाता है, वेस्ट कर दिया जाता है। अब इस हार्वेस्ट को क्या करना है, टेक्नोलॉजीज ने बचाना है। जितने भी प्रोड्यूस होगी, जितना भी फार्मर जितना प्रोड्यूस कर रहा है उसको फूड इंडस्ट्री क्या कर लेती है, बाय कर लेती है। चाहे वो मैंगो हो, हमारे पास गुआवा हो, सेब हो, पोमीग्रेनेट हो, डिफरेंट हमारे पास फ्रूट्स हैं जो इंडस्ट्री क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है और उसको प्रोसेस करके मार्केट के अंदर लेके आती है। डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं,
तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होती है वो इंडस्ट्री के अंदर जाती है और वो इंडस्ट्री उसको प्रोसेस करके एक न्यू फार्म के अंदर मार्केट में उसकी शेल्फ लाइफ इन्हांस करके भेजती है डिफरेंट प्रोडक्ट की फार्म से। तो टेक्नोलॉजीज़ ने क्या किया है, सिंगल फार्मर जो है वो क्या कर सकता है अपने लिए और 100 और लोगों के लिए प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो सिर्फ लोग क्या करते थे अपने लिए ही प्रोड्यूस किया करते थे जितना वो स्पेंड कर सकें, क्योंकि स्टोरेज का कोई कंसेप्ट नहीं था। अब मॉडर्न डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो एक शख्स क्या कर सकता है, फ्यू हंड्रेड मिल्क कैटल्स और फ्यू थाउजेंड बर्ड्स। अब मैं कंट्रोल शेड की बात करता हूँ तो कंट्रोल शेड इतना ऑर्गेनाइज होते हैं, इतना ऑर्गेनाइज होते हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं। 30,000 40,000 50,000 तक की कैपेसिटीज़ होती हैं उनके अंदर बर्ड्स की। तो उनको सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं। पानी वहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा होता है, फीड भी ऑटोमेटिक आ रही होगी, सब कुछ ऑटोमेटिक आ रहा होगा। सिर्फ क्या करना होगा, जो उनका एक्सक्रीट है उसको साफ़ करना होगा। तो वो भी कभी कभार वो क्या करते हैं, जो मॉनिटर करने वाले शख्स होते हैं वो कर देते हैं। अगर हम मिल्क एनिमल्स की बात करें, जो डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग में इतने बड़े फार्म होते हैं, टोटल वहाँ पे पानी भी, फीड भी ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड फार्म्स के अंदर आजकल कंट्रोल शेड के अंदर आ रही है। जो डेयरी फार्म हैं कंट्रोल्ड, जो फुली मैकेनाइज्ड हैं, वहाँ पे क्या है ऐसे ही फीड टोटल हर चीज़ एनिमल को क्या कर रही होगी, उसके माउथ तक मिलेगी। Products of nature's bounty are garbage unless they are preserved in a form that is acceptable to the consumer। क्या है कि कोई भी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, गार्बेज ही होगी अगर उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा, प्रिजर्व नहीं किया जाएगा। आप मीट के एग्जांपल ले लें, आप पोल्ट्री मीट, कोई भी मिल्क हो, आपने अगर उसको वार्म करके नहीं रखा तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट गार्बेज ही होगा। तो आप 4 घंटे 5 घंटे के बाद वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। अगर गर्मियों का मौसम है, मीट के साथ भी यही है, हमारे साथ वेजिटेबल्स भी क्या हो जाती हैं, अगर 2 दिन आपने वैसे उसको प्रोसेस नहीं किया, पकाया नहीं है, किसी ट्रीटमेंट से नहीं गुजारा तो वो ख़राब हो जाती हैं। फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया है, टेक्निक्स डेवलप की हैं जिसकी वजह से जो फ्रूट या वेजिटेबल होगी, जो हमारे पास कोई दूसरा फूड आइटम होगा, उसकी डेट्रियोरेशन और स्पॉइलेज रुक जाएगी और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, फ्रेशनेस मेंटेन रह जाती है। प्रॉपर पैकिंग है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा क्या किया है, सप्लाई चेन को जो रेगुलेट किया है और फूड्स को ख़राब होने से, वेस्ट होने से बचाया है। डिफरेंट हर्डल टेक्नोलॉजी कंसेप्ट हैं जिसकी वजह से क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, उनको उनकी ग्रोथ रोक दी जाएगी, उनको क्या किया जाएगा, ग्रोथ रोक दी जाएगी, रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से डिफरेंट जो हैं टेक्निक्स यूज़ करके, टेम्परेचर हाई करके, पीएच लोअर करके, तो ये हर्डल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को या माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास रेगुलेशन फूड सप्लाई, रेगुलेटिंग फूड सप्लाई। रेगुलेटिंग फूड सप्लाई का मतलब क्या है कि अगर कोई शख्स, कोई एक ख़ास कम्युनिटी सिटी के अंदर रहती है तो शहर तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, शहर तो एक ज़रा भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो तो क्या करते हैं, कंज्यूमर होते हैं। तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन जैसे कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस जो हैं फार ऑफ प्लेसेस पे रहती हैं, तो उनको फीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब तक हमारे पास सीजनल क्रॉप्स जो हैं, फ्रूट या वेजिटेबल, वो होती रहेंगी तो हम क्या करते रहेंगे, इन एरियाज़ को फीड कराते रहेंगे। अगर हमारे पास फूड प्रिजर्व नहीं है तो हम इस हैवी बर्डन पॉपुलेशन को फीड नहीं करा सकते। इसीलिए फूड को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व होने के बाद एक बहुत बड़ा इशू जो है इकोनॉमिकली वो है, जैसे आजकल चल रहा है एग है तो वो 20 रुपये तक चला गया है,
शुगर है, घी है। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या हो जाती हैं, जब मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जब पढ़ते होते हैं, हम कहते हैं जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेस लोअर होती हैं, जब सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस हायर होती हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जो डिमांड और सप्लाई होते हैं ये एक दूसरे के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, कम होती है। अगर हमारे पास सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइसेस कम हो जाएंगी, अगर सप्लाई कम हो रही है तो प्राइसेस अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी, हायर हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी यही है कि मार्केट प्राइस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हम कैसे फूड को प्रिजर्व करेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब हमारे पास प्रोसेस्ड फूड या हमारे पास स्टोर्ड फूड पड़ी होगी तो जब प्राइसेस हाई होने लगेंगी तो हम उसको क्या कर देंगे, फॉर डिस्पैच मार्केट के अंदर हम उसको डिस्पैच कर देंगे, जिससे हम प्राइसेस क्या होंगी, रेगुलेट होंगी। हीट क्वांटिटीज ऑफ फार्म प्रोड्यूस आर अवेलेबल दैट गलट द मार्केट। जब सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा क्या होती है हमारे पास मार्केट के अंदर हर चीज़ आम होती है। आम के मौसम में अगर देख लें तो वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, गंदम के सीज़न में देख लें वो भी बहुत ज़्यादा होती है, प्राइसेस भी लोअर होती हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्केट उसको स्टोर करती है, स्टोर करने के बाद क्या कर देते हैं, हाईजैक कर लेते हैं और वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, जिससे लोगों की परचेज पावर से भी बियॉन्ड चीज़ें जाना शुरू हो जाती हैं। अब मार्केट डिमांड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो 30 to 40% वेस्ट है इसको कंट्रोल करके। वही यहाँ पे भी वही है कि पीक सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। प्राइसेस कम होंगी तो फार्मर को भी बेनिफिट नहीं होगा। जब हम प्रिजर्व कर लेंगे कोई भी हमारे पास फूड आइटम होगा तो वो क्या करेगी, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम स्टोर हो जाएगी। उस स्टोर को हम क्या कर सकते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, प्राइस ऑफ फूड कमोडिटीज़ आर रेगुलेटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीजन्स हैं। सीजन्स जैसे जैसे ये क्या है, लोअर रीजन से पीक सीजन की तरफ चले जाए तो ये हमारे पास है प्राइस। तो जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ती चली जाती है तो प्राइसेस लोअर होती चली जाती हैं। जब कमोडिटी क्या सीज़न ऑफ होना शुरू हो जाएगा, कमोडिटीज़ कम होना शुरू हो जाती हैं तो प्राइसेस क्या होना शुरू हो जाती हैं, हायर होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे आके जब हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा होती है तो कंज्यूमर जो परचेज पावर होती है वो ज़्यादा होती है। जब परचेज पावर ज़्यादा होगी तो लोग अल्टीमेटली उसे ज़्यादा ख़रीदेंगे, सस्ती क्योंकि मिल रही होती है। यहाँ पे आके जो परचेज पावर है वो थोड़ी क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, कमोडिटीज़ जो हैं वो कम होंगी, परचेज पावर क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, प्राइसेस क्या होती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। फूड सप्लाई ड्यूरिंग ऑफ सीज़न, एक तो हमारे पास क्या था, हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं मार्केट प्राइस को। मार्केट प्राइस को रेगुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, फूड को स्टोर करना होता है, अच्छे तरीके से प्रिजर्व करना होता है। जब तक फूड हमारे पास अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं होगी तो हम उसको मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं कर सकेंगे फॉर बेटर प्राइसेस, फॉर लोअर प्राइसेस। फूड सप्लाई ड्यूरिंग ऑफ सीज़न, ऑफ सीज़न एक बहुत बड़ा इशू है कि इशू क्या है कि वहाँ उस दौरान फूड अवेलेबल नहीं होती। तो उस अवेलेबिलिटी को मॉनिटर करने के लिए, उस अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए क्या है, जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो उन्होंने दिन रात मेहनत की। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या हुई, इन्वेंट हुई। फूड प्रिजर्वेशन से फूड हमारे पास जब प्रिजर्व होगी तो ऑफ सीज़न में भी अवेलेबल होती है फार ऑफ प्लेसेस पे। वो फ्रोज़न फार्म के अंदर मीट, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रोज़न मीट है, फिश, पोल्ट्री, वेजिटेबल, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें फ्रोज़न फार्म के अंदर और फ्रेश फार्म के अंदर अवेलेबल होती हैं। फ्रेश फार्म के अंदर अवेलेबल कैसे होंगी, जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखी होती हैं ऑफ सीज़न के अंदर सारी चीज़ें। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।